नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत 18वां लेक्चर है ये, 80th लेक्चर। इससे पहले हमने 17 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है, जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इतना बेहतर बना देगा कि आपको इतिहास कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी तो गारंटी लूंगा मैं, ठीक है। आपको कभी भी इतिहास रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। चलिए एक मिनट। तो अगर आप हमारे हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज नहीं देखे हैं तो काइंडली आप पहले के लेक्चर को देखिए, आपको काफी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री पर, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे, और इससे आप बहुत अच्छे तरीके से कवर भी कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर था हमारा एंग्लो मैसूर वार से रिलेटेड, ठीक है, ये तो समझ रहे हैं, ये हमारा आज का टॉपिक भी है, एंग्लो मैसूर वार। लास्ट लेक्चर में हमने एंग्लो मैसूर के बीच में दो युद्ध को देखा था, एक प्रथम युद्ध और सेकंड युद्ध को, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि हैदर अली किस तरीके से पहले युद्ध में अंग्रेजों की बैंड बजाकर रख देता है। क्या करता है? बैंड बजाता है, और बैंड बजाने का पैसा भी लेता है, ठीक है। बैंड तो बजाता ही बजाता है, वो हम लोग नहीं देखते हैं, शादी के घरों में बैंड बजाया जाता है, और जो बैंड बजाते हैं वो अपना तो मस्ती करते ही करते पैसा भी लेते हैं भाई, ठीक है। तो बैंड बजाने का पैसा भी लिया, अर्थात ट्रीटी ऑफ मद्रास अंग्रेजों के लिए बहुत ही शर्मनाक साबित हुई, और वहां पे हर्जाना भी देना पड़ा था। वहीं फिर दूसरा युद्ध होता है, दूसरा युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। एक पोर्टोनोवा का युद्ध होता है जो आयरकुट के साथ में होता है, जिसमें हैदर अली की हार भी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है, वो मजबूत स्थिति बनाता है, और मजबूत स्थिति बनाने के बाद वो बेचारा घायल होने के बाद थोड़ा सा वो मर जाता है, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा ही मर जाता है। थोड़ा सा कोई आदमी थोड़े मरता है, थोड़ा सा तो तब मरता है जब वो जिंदा होता है, थोड़ा थोड़ा मरते रहता है, ठीक है। तो इसलिए चलिए थोड़े थोड़े बात को थोड़ा करके साइड कीजिए। मारा जाता है, उसके मारे जाने के बाद टीपू सुल्तान आता है। टीपू सुल्तान क्या करता है? लड़ाई को जारी रखता है, ठीक है। लायक बेटा होता है, नालायक नहीं होता है, लायक। सॉरी, ये अचानक रुक गया था, ठीक है। एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं, शायद कुछ रिपीट भी हो जाए। तो टीपू सुल्तान क्या करता है? संधि कर लेता है 1784 में, जिसे हम लोग कहते हैं मैंगलोर की संधि। हमने मैप में भी देखा था, तो ठीक है। अभी फिर हम लोग एक बार मैप का दर्शन करेंगे, क्योंकि हमारा प्यारा भारत है, और चूंकि अंग्रेजों की कहानी पढ़ रहे हैं तो मैप तो देखना ही देखना। ये देखिए, ये लड़ाई वाली एक सीन है जो मैसूर के साथ में ऐसे ये लड़ाई हो रहा था, ये सीन है। तो हम फर्स्ट और सेकंड देख लिए थे, अब हम लोग आज देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। क्योंकि देखिए, टीपू सुल्तान के साथ तीसरी और चौथी लड़ाई लड़ी जाती है, और टीपू सुल्तान मान के चलिए ना आप कि भारत का सबसे दावेदार शासक होता है, और भारत का सबसे मजबूत शासक होता है, जिसके पास में वैज्ञानिक सोच के साथ साथ ताकत, शक्ति, हर तरीके से योग्य होता है टीपू सुल्तान। और एक टीपू टॉय, देखिए हमें अच्छा लगा, कहीं हमने देखा था तो आपको दिखाने के लिए हम ले आए हैं। एक टीपू सुल्तान के बनाया था, टीपू का खिलौना जिसे कहते हैं, टीपू टॉय, वो टीपू सुल्तान ने बनाया था। वो देखिए यहाँ पे है। एक मिनट, कहाँ चला गया? लगता है मोबाइल का कुछ गड़बड़ी हो रखा है, सॉरी, एक मिनट। हाँ देखिए, ये टीपू सुल्तान ने एक क्या बना था? टॉय बना, ठीक है, खिलौना। एक्चुअली टीपू सुल्तान अंग्रेजों से बड़ी नफरत करता था, बहुत ज्यादा, और नफरत करने के कारण एक चीता बनाया, बाघ। और अंग्रेज, ये देखिए, ये नीचे एक बंदा गिरा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये तो छिप जाएगा, चलिए कोई नहीं। ये यहाँ देखिए, ये वाला पूरा का पूरा ये यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। ये मैं इसको हटाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये बंदा नीचे गिरा हुआ है, वो अंग्रेज की सैनिक होती है, और ऊपर से शेर उसको गिराए हुए है। मतलब आप देख रहे हैं किस तरीके से, कितना नफरत करता था। अभी भी ये जो टीपू टॉय जिसको कहते हैं, वो ब्रिटेन के म्यूजियम में अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। वो टीपू सुल्तान का इस चीज को अपने इज्जत या बेइज्जती जिसे भी कह ले, उस रूप में अपने पास रखे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलो, इतनी चीजें तो देख ली। अब थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में कुछ और भी स्पेशल चीज को थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। कुछ एक पॉइंट आपको बता देते हैं। टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, अच्छा था। हैदर अली तो अनपढ़ था, हैदर अली तो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, लेकिन टीपू सुल्तान क्या था? पढ़ा लिखा था, और वो अंग्रेजों की रणनीति को वो समझता था। एक्चुअली उस समय के जमाने में
कोई भी क्षत्रिय शक्ति अंग्रेजों के रणनीति को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि अगर समझते तो उससे बचकर रहते। लेकिन वहीं पर मैसूर के जो शासक थे, हैदर अली हो या टीपू सुल्तान हो, वो अंग्रेजों के रणनीति को काफी अच्छे तरीके से समझता था। और टीपू हैदर अली से ज्यादा घातक था अंग्रेजों के लिए। टीपू अंग्रेजों के लिए हैदर अली से क्या था, ज्यादा घातक था। इसके कुछ रीजन भी थे। इसके रीजन क्या थे कि जिस तरीके से हैदर अली एक्सपेंशन पॉलिसी वाला नेचर का था, उसी तरीके से टीपू की भी वो नीति थी, पहली चीज। दूसरी चीज, टीपू सुल्तान चूंकि सेकेंड लड़ाई लड़ चुका था, तो उसे पता था कि भाई मुझे क्या करना है कि अपनी आर्मी को ना मजबूत रखना है। अगर हम आर्मी मजबूत नहीं रखेंगे तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इस कारण टीपू सुल्तान आर्मी और साथ ही साथ क्या किया, अपने नेवी, ये दोनों को यूरोपीय आधार पर प्रशिक्षित किया और दोनों को काफी मजबूत किया। दोनों को क्या किया, काफी मजबूत किया। ये चीज समझ गए। तो ये जो टीपू सुल्तान था वो मतलब ठीक है। तो ये टीपू सुल्तान अपनी नौसेना और मुगल आर्मी एक को इसको मजबूत करता था। उसके बाद टीपू एक और चीज जानता था कि भाई फ्रेंच से हमें यूरोपीय आधार पे अगर अपने आप को मजबूत रखना है तो फ्रेंच से हमारा संधि होना चाहिए। तो फ्रांस के साथ में वो काफी काम किया और फ्रेंच के साथ में बहुत नजदीकी संबंध उसका रहा। फ्रेंच से उसका एलायंस, संधि होता रहता था। उसके साथ वो बहुत सारे देशों में, जैसे अफगानिस्तान, तुर्की, रसिया, ठीक है ना, ये सब अलग अलग, कुस्तुनतुनिया, कांधार, ये सब अलग अलग इलाकों में वो अपने दूत भेजे ताकि वो ट्रेड, टीपू सुल्तान ट्रेड की महिमा को समझता था, व्यापार की महिमा को समझता था, और इसके लिए वो एक कंपनी भी एस्टेब्लिश किया और अपने दूत एम्बेसडर भेजे थे अलग अलग जगहों पर। उसके साथ नेपोलियन से भी इसका पत्र व्यवहार हुआ था, भाई हमें सहायता करो। लेकिन चूंकि फ्रांस की जो नेवी थी उतनी मजबूत नहीं थी, इस कारण वो कर नहीं पाया। इसके साथ टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब, फ्रांस का एक क्लब था जैकोबिन क्लब, उसका भी सदस्य बना। अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में क्या किया, स्वतंत्रता का पेड़ लगाया। अपने आप को, जब फ्रेंच में क्रांति हुई, फ्रेंच की जब क्रांति हुई थी, वहां पर उसके क्रांति के पश्चात अपने आप को सिटीजन टीपू कहा, नागरिक टीपू कहा। ठीक है ना। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान का बहुत सारा ऐसा चीज था जो अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। क्या क्या अच्छा नहीं लगा, पहला नेवी आर्मी को मजबूत करना, दूसरा फ्रेंच और अंग्रेज आपस में दुश्मन थे तो फ्रेंच के नजदीकी संबंध भी अच्छा नहीं लगा, फिर ट्रेडिंग वाला जो सिस्टम था ये भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फ्रेंच से तो ये नजदीकी बढ़ा रहा था। ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें टीपू का अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी क्या नहीं आया, पसंद नहीं आया। चलिए, तो जब पसंद नहीं आया फिर क्या होना है, फिर तो लड़ाई ही होनी है। फिर क्या होनी है, लड़ाई होनी है। तो लड़ाई कैसे होगा, लड़ाई कैसे होगा, तो टीपू एक चीज को यहां पर देखिए, समझिए, यहां पे थोड़ा सा समझिए। टीपू सुल्तान अंग्रेजों की चाल को समझता था और वो क्या किया, ये मालाबार कोस्ट, ये जो इधर वेस्टर्न कोस्ट है इसको मालाबार कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मालाबार कोस्ट में टीपू सुल्तान ने 1785 ईस्वी में, कब, 1785 ईस्वी में अंग्रेजों के व्यापार के लिए बैन कर दिया। कहां बैन किया, 1785 ईस्वी में मालाबार कोस्ट को टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के व्यापार के लिए क्या कर दिया, बैन कर दिया। बोला भैया अब इधर से आप व्यापार न करो, बड़ी हो गई आपकी व्यापार। ठीक। 1784 में तो वो वाला आपको याद होगा कि सेकंड बार खत्म हुआ था, और 1785 में ये कर देता है, क्या कर देता है, बैन कर देता है, रोक लगा देता है। ठीक है, चलो अब रोक लगा दिया। फिर अब कहानी कैसे कैसे होता है, एक चीज और होता है। ये 1785 में बैन लगा दिया तो अंग्रेज तो इससे खुन्नस खा लिए, बोले अच्छा रुक जा, तेरे को सीख सिखाते हैं। अंग्रेज बस चक्कर में ही था कि कैसे इसको सीख सिखाना है। ठीक है ना। और वो चक्कर ढूंढते 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 1788 ईस्वी में, कब, 1788 ईस्वी में हैदराबाद के जो निजाम था उसको एक लेटर लिखता है अंग्रेज। क्या लिखता है, लेटर लिखता है, और लेटर में बोलता है कि भाई जा तू आक्रमण कर, तेरे पीछे तेरा भाई खड़ा है। तो हैदराबाद और अंग्रेजों की जो इस तरीके की बातचीत होती है, ये टीपू सुल्तान को पता चल जाता है। अब जैसे ही टीपू सुल्तान को पता चलता है, बोला यार 1784 में तो तू संधि किया था कि
कोई एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेगा। और तू तुरंत तो 4 साल बाद इस तरीके का काम कर रहा है तो गलत बात है। अब टीपू सुल्तान को आ जाता है गुस्सा। गुस्सा आएगा तो क्या करेगा, अंग्रेज पे डायरेक्ट कैसे आक्रमण करेगा, अंग्रेज तो इतने दूर 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 हैं, ठीक है ना। वो क्या किया कि जो उसके नजदीक में था ट्रावनकोर पे आक्रमण कर दिया। ट्रावनकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था, यहाँ पे आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो बस हो गई कहानी स्टार्ट। यहाँ मालाबार में जब तक रोका था तब तक तो भाई धीरे धीरे अपना काम चल रहा था। हैदराबाद को बोला कि तू आक्रमण कर, तेरे पीछे मैं हूं, वो डायरेक्ट आना नहीं चाहते थे। यहाँ पे हैदर अली क्या कर दिया, त्रावणकोर पे आक्रमण कर दिया। कब कर दिया, 1789 में। 88 में वो लोग गुट बनाए, 89 में आक्रमण कर दिया। चलो अब यहाँ से हो जाती है तृतीय मैसूर युद्ध की शुरुआत। तीसरी मैसूर युद्ध की शुरुआत कब से कब तक हुआ, 1790 से लेकर के 92 तक, ध्यान रखना 1790 से लेकर के 92 तक। पहली कब से हुई थी, 1768 से 69। दूसरी कब से कब तक हुई थी, 1780 से 84। और तीसरी 90 से 92, 10 साल बाद 90 से 92 में हो जाती है। इस समय गवर्नर जनरल कौन होता है, कॉर्नवालिस। कौन होता है, कॉर्नवालिस। ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल इस तरीके से पूछता है कि तृतीय मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, कॉर्नवालिस। चतुर्थ के समय कौन था, तो चौथ के समय हम लोग देखेंगे बेलेजली रहेगा, ठीक है ना। और द्वितीय के समय कौन था, तो द्वितीय के समय वारेन हेस्टिंग्स था। तो इतनी सारी चीजों को हमने देख लिया। अब ये यहाँ पे आक्रमण करते हैं तो अब तो अंग्रेज शांत बैठेगा नहीं। ये पूरा का पूरा युद्ध मुख्य रूप से 3 चरणों में लड़ा गया, ध्यान रखिएगा 3 चरण में। पहले चरण में अंग्रेज का एक अधिकारी आता है मिडो, उसका नाम क्या होता है, मिडो। लेकिन मिडो पराजित हो जाता है, मिडो को कोई सफलता विशेष नहीं मिलती है तो मिडो चला जाता है। मिडो के जाने के बाद फिर आ जाते हैं श्रीमान कौन, तो कॉर्नवालिस। दूसरे चरण की लड़ाई किसके साथ होती है, कॉर्नवालिस के साथ। कॉर्नवालिस आने के बाद भाई अच्छी जीत हासिल करता है। बेलोर, अंबूर, ये सबको वो काफी मतलब अपना मजबूत स्थिति बनाते हुए चलता है। लेकिन तब तक रेनी सीजन आ जाता है और जिसके कारण उसको अभियान रोकना पड़ जाता है। और तीसरा जो चरण है इसका, वो तीसरा चरण स्टार्ट होता है 1792 मार्च में। कब, 1792 मार्च में। और तीसरा चरण जब स्टार्ट होता है, सॉरी 1792 मार्च नहीं बल्कि 1791 में, गर्मियों के समय में जब तीसरा चरण स्टार्ट होता है तो यहाँ पर सिर्फ शुरू में तो पहले चरण में देखे थे कि मिडो आया था, दूसरे चरण में कॉर्नवालिस आया, लेकिन तीसरे चरण में मिडो भी है साथ में, कॉर्नवालिस भी है, और भी बहुत सारे मैक्सवेल, हंटर जैसे और भी अंग्रेज अधिकारी साथ में हो जाते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि टीपू सुल्तान कोई कमजोर शासक है नहीं, तो ये आपस में साथ में आ जाते हैं और साथ में आकर के टीपू सुल्तान को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं। भले टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी से लड़ाई करता है, अपना बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन वो मजबूर हो जाता है संधि करने के लिए, विवश हो जाता है। और जिस तरीके से प्रथम संधि अंग्रेजों के लिए अवमाननापूर्ण, बेइज्जती पूर्वक था, पूरा बेइज्जती हो गई थी, ठीक है ना, चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने वाली नौबत आ गई थी अंग्रेजों की। वैसे मरा नहीं, बेइज्जता आदमी था, ठीक है ना, वो अलग बात है। वही हालत हो गई यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, किसकी, टीपू सुल्तान की। और इसके साथ में संधि कर दी गई कौन सी, श्रीरंगपट्टनम मैसूर का राजधानी था। पहला लोकेशन मद्रास, दूसरा संधि हुआ था मैंगलोर, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम में ही वो स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये संधि हो गई। अब ये संधि हुई, टीपू सुल्तान हार गया तो किसके फेवर में संधि जाएगी, अंग्रेजों के फेवर में। तो निश्चित रूप से अंग्रेज इससे फायदा लेंगे। क्या फायदा लिए, सबसे पहला तो 3 करोड़ रुपया दो भाई, युद्ध का हर जाना, सबसे पहला रुपया ले लिया। चलो इतना तक हो गया। अब देखिए, अब हम आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये दोनों मैप तो एक ही जैसा है, फिर ये 2 अलग अलग मैप दिखाने का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे अब ये मैप अलग अलग हमने क्यों डाला, इसकी जरूरत अब पड़ेगी आपको, ठीक है। शुरू में जब स्टार्टिंग मैसूर एम्पायर था तो कुछ इस तरीके का था, ये देखिए इतना बड़ा एरिया था मैसूर का। लेकिन जब ये संधि हुई ना, जब टीपू सुल्तान हार गया तो 3 करोड़ रुपया तो दिया ही दिया अंग्रेज को, साथ में टीपू सुल्तान का लगभग आधा से ज्यादा राज्य अंग्रेजों के हाथ में चला गया। और मैसूर जो इतना बड़ा हुआ करता था, ये पूरा का पूरा, ये देखिए, ये दूसरा कलर अब देता हूं मैं, कौन सा कलर, ग्रीन देता हूं, हाँ। ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो एरिया था वो बस इतना में सिमट कर रह गया, ठीक है।
ये आप देख रहे हैं, ये ब्लू वाला, ग्रे वाला, ये ब्लैक और इधर रेड वाला, ये इसके हाथ से निकल गया। किसके हाथ से निकल गया? मैसूर के हाथ से निकल गया। कब निकल गया? 1792 में। 1792 में क्या हुआ? तो मैंगलोर इसकी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तृतीय मैसूर युद्ध के बाद। अब भाई देखिए 3 करोड़ रुपया भी दिया, उसके बाद आधा से ज्यादा साम्राज्य निकल गया। इससे भी चैन नहीं आया अंग्रेज को, तो टीपू सुल्तान का 2 बेटा को कैप्टिव बना लिया, बंदी बना लिया। अब भाई इतना ज्यादा बेइज्जती एक शासक को हो, ये तो बर्दाश्त होने वाली बात है नहीं। अब टीपू सुल्तान को आता है गुस्सा। तो हमने आपको बताया था ना कि फ्रेंच से वो नज़दीकी बढ़ाता है, नेपोलियन को भी पत्र व्यवहार करता है, नेपोलियन से भी मदद मांगता है, बहुत सारे फ्रेंच नेवी से भी मदद मांगता है, बहुत सारा कुछ करता है। ये अपना नेवी आर्मी मजबूत करता है, पूरा एकदम जोश खरोश, एकदम अपने आप को पूरा ये करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त करने का कोशिश करता है। अफगानिस्तान, कुस्तुनतुनिया, मॉरिशस के शासक को भी बोलता है भैया हमारी मदद करो, अंग्रेज ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ अपने जो सैनिक था उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज करता है और फ्रांसीसी आधार पे उसको क्या करता है? संगठित करता है। इतना सारा कुछ करता है। उधर ये टीपू सुल्तान तो इतना कुछ कर रहा है, तो आपको क्या लगता है अंग्रेज बैठा होगा? अंग्रेज भी बैठा नहीं था, बल्कि अंग्रेज भी मराठा से और निजाम से, आपको पहले ही बताए थे कि मराठा और निजाम को हमेशा ध्यान रखिएगा, मराठा से और निजाम से संधि कर लेता है। बोलता है कि चलो अब तुम्हारे साथ एक गेम खेलते हैं, अगर मैसूर हम जीत गए तो भाई हम लोग आपस में मैसूर को बांट लेंगे, टेंशन नको लेने का। अब भाई अब किसी को टेरिटरी मिलने वाला है, किसी को पैसा मिलने वाला है, टेरिटरी मतलब राजस्व मतलब पैसा, किसी को पैसा मिलने वाला है तो वो क्यों नहीं अंग्रेजों का साथ देगा? पहले तो क्षेत्रीयवाद था, कोई राष्ट्रवाद की तो कहानी थी नहीं। ठीक है ना, ऐसा तो था नहीं कि हमारा एक भारत, सर्वोच्च भारत, सबसे प्यारा भारत, ऐसा तो कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, अंग्रेजों के लिए था हमारा एक इंग्लैंड, प्यारा इंग्लैंड और सर्वश्रेष्ठ इंग्लैंड, यही था उनका नारा। पर भारतीयों के साथ तो ऐसा था नहीं। अब बोले ठीक है, ओके, सॉरी ये स्क्रीन ऑफ हो गया था। ओके, अब यहाँ पे इंग्लिश प्लस मराठा प्लस निजाम, ठीक है, इतना चीज एक साथ हो जाता है। और टीपू सुल्तान दूसरे तरफ विदेशों से समझौता करने के चक्कर में रहता है। लेकिन विदेश वाले मदद, अरे बाहरी आदमी क्या मदद करेगा यार, जब अपने हो गए बेगाने तो फिर किसी और से क्या दिल लगाना। ओ अरे वाह, कितना अच्छा शायरी बन गया, जब अपना हो जाए बेगाना तो किसी और से क्या दिल लगाना। वाह वाह वाह, तालियां बजाइए आप लोग भी, कभी कभार मस्ती कर लीजिए। ठीक है ना, तो यही चीज हो गई। अपने इसके आसपास वाले, पड़ोस वाले तो बेगाने हो गए, और ये चल दिया कहाँ? तो फ्रांस, तो कुस्तुनतुनिया, तो अफगानिस्तान में पत्र व्यवहार, नेपोलियन को पत्र व्यवहार कर रहा है, भाई मदद करो हमारी। ठीक है, तब कौन करेगा? कुछ नहीं होता। फिर क्या हुआ उस समय? क्या होता है उस समय आता है वेलेजली। उस समय कौन आता है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन आता है? वेलेजली गवर्नर जनरल होता है। और वेलेजली आकर के भाई लड़ाई करता है। जब लड़ाई करती है, काफ़ी लड़ाइयाँ होती है, बहुत ज़बरदस्त घमासान युद्ध होता है। टीपू तो हार मारने वाला नहीं था, और बेचारा लास्ट में श्रीरंगपट्टनम के किला में जाकर के टीपू छिप जाता है। और 1799 ईस्वी में 4 मई 1799 ईस्वी में लड़ाई करते समय टीपू सुल्तान मारा जाता है। उस दुर्ग की रक्षा करते समय कहा जाता है कि लड़ाई करते समय वो क्या होता है? मारा जाता है। और इस तरीके से एक मैसूर जो सबसे ताकतवर, सबसे योग्य, सबसे अच्छी कहानी लेकर आ सकता था, उसका भाग्य अंत हो जाता है। इस तरह से अंग्रेजों द्वारा बंगाल के भाग्य का अंत कर दिया जाता है, मुगल के भाग्य का अंत कर दिया जाता है, कर्नाटक में भी जय हिंद जय भारत कर दिया जाता है। अब मैसूर, इतनी सारी चीज़ें हो गई। चलो मैसूर सारा कुछ हो गया। अब मैसूर का बंटवारा, क्योंकि जैसा एज पर जो ट्रीटी था इन लोगों का आपस में, उसके हिसाब से मैसूर का तो बंटवारा होना चाहिए। जो मलाईदार चीज़ था, जो मलाईदार जगह था, जैसे श्रीरंगपट्टनम, ठीक है ना, उसके बाद कोयम्बटूर, कनारा, जो मलाईदार चीज़ था वो पूरा का पूरा अंग्रेज रख लिए। उसके बाद कुछ एक जगह जैसे गुटी, गुर्रमकोंडा, चितलदुर्ग, ये सब दे दिया हैदराबाद को। और मराठों को बोले कि भाई मराठा जी, आप एक काम करो, आप सुंदा और हरनपोली ले लो। मराठा बोला अच्छा हम ये लेंगे, हम नहीं लेंगे, जाओ।
तो अंग्रेज बोला न लोगे तो किसको टेंशन है, न लेना है मत लो, हमको क्या मतलब है। और जब मराठा मना कर दिया तो फिर लास्ट में ये पूरे टेरिटरी का बंटवारा कौन कर लिया, अंग्रेज और निजाम आपस में मिलकर के बंटवारा कर लिए, और लास्ट में मैसूर इतना छोटा बच जाता है। ये देखिए ये पूरी की पूरी टेरिटरी है, ये जो बंटवारा के बाद एकदम छोटा सा मैसूर बच जाता है। और उसमें जो इस्लामिक वंश, जो एक इस्लाम का हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये जो इस्लामिक वंश का जो शासन था वो खत्म हो जाता है। हैदर अली के पहले कौन सा शासन था, तो बोडियार वंश का शासक था, याद रखना आप, कौन सा था, बोडियार वंश का शासन चल रहा था। चिक्का कृष्ण राज उस समय का शासक था। हैदर अली जब शासन का बागडोर संभाला था उस समय चिक्का कृष्ण राज था, ठीक है। अब अंग्रेज क्या करता है, मुस्लिम शासक तो यहाँ से खत्म हो जाते हैं, तो अंग्रेज क्या करता है, उसी बोडियार वंश का एक जो राजकुमार होता है जिसको कृष्ण राव कहते हैं, कृष्ण राव, तो उस कृष्ण राव को वहाँ की गद्दी पर बैठा लेता है। हमने एक सवाल छोड़ा था सबसे पहले कि अगले मैसूर का आगे क्या होता है, इसे देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो देखिए अगर आप हमारे साथ बने हैं तो आपको यह फायदा हुआ कि आपको पता चला कि इतना बड़ा मैसूर टूट गया, हैदर अली टीपू सुल्तान मारा गया, और दोबारा पहले वाला जो शासन तंत्र था बोडियार वंश का, वही शासन तंत्र यहाँ पे स्थापित हो गया। लेकिन मैसूर का एरिया अब उतना बड़ा नहीं रहा। अब अंग्रेज बोडियार वंश के शासक को बैठाया, तो क्या आपको लगता है कि अंग्रेज फ्री छोड़ देगा उसको? नहीं, उसके साथ क्या किया, सहायक संधि। वेलेस्ली का सबसे ज्यादा कहे फेवरेट चीज, मोस्ट फेवरेट चीज क्या था, सहायक संधि। उसके साथ सहायक संधि कर लिया, बोला भैया सेना हमारा रहेगा, ये एक रेजिडेंस हमारा रहेगा, सारा कुछ ये सब कर करके सहायक संधि करके, और मैसूर दोबारा हिंदू राजा के हाथ में आ गया। ये पूरी की पूरी कहानी थी किसकी, मैसूर की। ये पूरी की पूरी कहानी थी मैसूर की। अब यहाँ पे अब आप समझिए, हमने देखा था कि पहला जो मैसूर युद्ध हुआ उसमें हैदर अली की सर्वोच्चता साबित हो गई, ठीक है। दूसरा जो युद्ध हुआ, दूसरा वाला युद्ध 1780 से 84, उसमें हैदर अली जीत नहीं पाया बल्कि मारा गया, और अंग्रेज भी जीत नहीं पाए। लेकिन एक चीज समझ में आ गया था कि अंग्रेज भाई इतने भी कमजोर नहीं थे। पहले युद्ध में भले वो हारे गए, मारे गए, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा अपमानजनक संधि हुई, कोई बात नहीं, लेकिन इतने कमजोर नहीं थे जितना उनको समझा जा रहा था। उनके पास ताकत है। और तीसरे में तो आपको पता ही है, तीसरे में टीपू सुल्तान को हरा दिया, उनकी ताकत वापस आ गई। और चौथे में तो वो क्या बन गए, पहले तो 7वें आसमान पे था ना बंगाल पे, बंगाल का जीतने का, बंगाल के जीतने के बाद अभी उनका जो खुशी है और उनका जो पावर था वो 7 में नहीं, पूरा जो आसमान में जितने तारे हैं ना उस सब पर चढ़ करके नाचने लगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा अब साउथ इंडिया पे कंट्रोल करने के डायरेक्शन में बढ़ चुके हैं। यह इतना तो उनके कंट्रोल में था ही था, अब बढ़ेंगे इस वाले एरिया में, मराठा में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मराठा पे किस तरीके से विजय होती है। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट की जो चीज़ें हैं इसे एक बार रिपीट कर लेता हूँ। आ जाओ, कहाँ गया टीपू सुल्तान। इसका हमने स्लोगन पहले भी आपको बताया था। टीपू सुल्तान का एक कहावत है कि 100 दिन सियार के तरह से जीने से बढ़िया है एक दिन ही जियो लेकिन शेर की तरह जियो। एक दिन ही जियो लेकिन शेर की तरह जियो, ठीक है। एक मिनट यार, क्यों नहीं रहा। चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट देख लेते हैं तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, ठीक है। यहाँ पे तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, यहाँ पे सबसे पहले 1790 से 92 में यह लड़ा गया। सबसे पहले 1785 में टीपू सुल्तान ने बैन कर दिया था अंग्रेजों के लिए मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट से काली मिर्च की ये होती थी, व्यापार होती थी, लेकिन बंद कर दिया अंग्रेजों के लिए, ठीक है। फिर अंग्रेज बोले निजाम को कि जा भाई अटैक कर तू 1788 में, ठीक है ना। और टीपू बोला कि अच्छा तू हम पे अटैक करोगे, लो तुम्हारे दोस्त पे हम अटैक कर देते हैं। ट्रावनकोर पे टीपू अटैक कर दिया। ये 3 स्टेज में लड़ा गया, मीडो प्रथम स्टेज, फिर कॉर्नवालिस, फिर बहुत सारे लोग आपस में मिल गए और हो जाती है टीपू सुल्तान की हार। और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम किया जाता है 1792 में, ठीक है। ये काफ़ी अपमानजनक होता है टीपू सुल्तान के लिए, क्योंकि इनको अपना 50% से ज़्यादा टेरिटरी लॉस करना पड़ता है, इनके 2 सन कैप्टिव हो जाते हैं और 3 करोड़ रुपया इनको फाइन के रूप में भी देना पड़ता है। और उसके साथ साथ ये, चलिए इतना तो चीज़ समझ में आ गया। ये तीसरे मैसूर बार का ये पूरा हमारा सारांश है। चौथे में देख लेते हैं टीपू सुल्तान कहाँ शांत बैठने वाला था। टीपू सुल्तान शांत बैठा नहीं, वो क्या किया, बोला भाई करस्पॉन्डेंस करने लगा नेपोलियन से, तो अफगानिस्तान, अरब, रसिया, ये सबसे करने लगा और रीऑर्गेनाइज किया अपने आर्मी को। निजाम के साथ, मराठा के साथ अंग्रेज भी अपना ट्रीटी करने में लग गए। बोले कि भाई मैसूर जीत लेंगे तो आपस में बांट लेंगे,
ठीक है। वहाँ पे गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली आता है, बेलेजली जीत जाता है, हरा देता है टीपू को, टीपू सुल्तान मारा जाता है। और इसी युद्ध के बाद मोलेजली को मार्क्विस का क्या मिलता है, टाइटल मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि लॉर्ड बेलेजली को मार्क्विस का टाइटल कब दिया गया था, तो चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध जीतने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने बताया ही था आपको कि आपस में बांट लिया जाता है टेरिटरी को। और इस तरीके से क्या होता है, मैसूर में ब्रिटिश राज स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद मैसूर का अंत में क्या होता है, मैसूर के साथ में सब्सिडरी अलायंस कर लिया जाता है, और मैसूर में हिंदू वंश का दोबारा शासक, बोडियार वंश का शासक कृष्णराव को बैठा दिया जाता है। ये पूरी की पूरी कहानी हो जाती है खत्म मैसूर की, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आई होगी। हमने कल आपको टीपू सुल्तान का एक स्पेशल वीडियो मिलेगा जिसमें कुछ टीपू सुल्तान के पर्सनल लाइफ से, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित चीज़ें रहेंगी, क्योंकि टीपू सुल्तान एक ऐसा भारतीय शासक था जो सबसे पहली बार रॉकेट मिसाइल का यूज किया था। पूरे विश्व में फर्स्ट मिसाइल मैन टीपू सुल्तान को ही कहा जाता था। टीपू सुल्तान को हराना इतना आसान नहीं था। पहली बार, आप ये ध्यान रखिए, पहली बार टीपू सुल्तान ही रॉकेट का यूज किया था, और उसके टेक्नोलॉजी को ही आज अपग्रेड करके ये जितने भी मिसाइल आप देख रहे हैं ना, चाहे वो ब्रिटेन के पास हो, अमेरिका के पास हो, किसी के पास हो, ये पूरा का पूरा इसी के पास में चल रहा है, इसी के साथ में चल रहा है, ठीक है। इसके साथ आपको जब हम जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो मराठा से रिलेटेड आएगा, और मराठा के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन की जो ये वित्तीय पॉलिसी या वित्तीय नीतियां होती है, पॉलिसीज होता है, उसके बारे में। इसका भी 3 फेज होता है। एक तो आपके बंगाल विजय 1765 से लेकर के 1813 तक का फेज होता है, और एक 1813 से लेकर के 1858 ये अपना स्वतंत्रता संग्राम तक, और एक 1858 से लेकर के 1947 तक का एक एज होता है। चूंकि 1765 से लेकर 1813 के एज में ही मैसूर की लड़ाई होती है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना जरूरी है। थोड़ा सा ये विषय से विषयांतर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप जरूर करेगा। ऐसे हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे, पर अभी इसको समझ लीजिए। क्या था कि 1773 शायद 83 के, याद नहीं आ रहा है, 73 या 83 के आसपास में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, और अमेरिका स्वतंत्र हो रहा था, मतलब हो ही चुका था, ठीक है ना। वहां पे अमेरिका से ब्रिटिश का आधिपत्य खत्म हो चुका था या खत्म हो रहा था, ठीक है ना। अब ब्रिटेन के पास में भारत एक ऐसी टेरिटरी के रूप में आना चाहिए था कि जहां से वो अमेरिका से होने वाले फायदा को कंट्रोल कर सके, क्योंकि उस समय तक ब्रिटेन का औद्योगिकरण हो चुका था और वो पूर्ण रूप से वहां पे औद्योगिक क्रांति का आ चुकी थी। तो उसको कच्चे मटेरियल के लिए एक जगह चाहिए जहां से वो कच्चे मटेरियल ले सके, और उसके बाद जो प्रोडक्ट उद्योगों में बने, फैक्ट्री में बने, उसको बेचने के लिए बड़ा मार्केट चाहिए। इसके लिए वो अमेरिका तो खो चुका था, वो भारत किसी कीमत पे नहीं खोना चाहता था। इसलिए जो उसकी पॉलिसी थी 1765 से लेकर के 1813 तक, तो वहाँ पर एक आपको पता होगा कि 1784 में एक एक्ट आता है जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, और उस एक्ट का मुख्य प्रावधान ये होता है कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी को ये डायरेक्ट करती है कि देखो यहाँ लड़ाई झगड़ा, डायरेक्ट मिलिट्री वार नहीं करनी है, आराम से, प्यार से, समझौते से तुमको प्रदेश को जीतना है, मस्ती में जीतते जाना है, कोई डायरेक्ट कंट्रोल कहीं नहीं करना है, मजे से आराम से धीरे धीरे जीतो और कंट्रोल बढ़ाओ। मतलब वो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक से बचना चाहते थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा हो कि हम हार गए तो एक तो अमेरिका खो ही चुके हैं, भारत भी खोना पड़ेगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अंग्रेजों की पॉलिसी होती है, इस दौरान वो किसी को हड़पते नहीं है, किसी राज्य को हड़पते नहीं है। हाँ, एक चीज है, अगर किसी से उनको लगता है कि हमें डर है या भय है या हमारी शक्ति कमजोर पड़ सकती है किसी के कारण, तो उस पर वो मिलिट्री अटैक करते हैं, जैसा कि मैसूर के साथ हुआ। उसने हैदराबाद को नहीं लूटा, उसने कर्नाटक को नहीं लूटा, मतलब कर्नाटक पर अधिकार नहीं किया, मिलिट्री यूज नहीं किया। मराठों के साथ भी वो ट्रीटी कर लिए थे, ज़्यादा मिलिट्री बारे सब किए नहीं, ठीक है ना। उनकी पॉलिसी थी कि शांति से कंट्रोल करना, लेकिन ज़रूरत पड़े तो मिलिट्री का यूज भी करना, यह भी थी उनकी पॉलिसी, ठीक है। कारण क्या था
वो शांति चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत जैसा प्रदेश हमारा लूटते जाए। उसके बाद आप देखेंगे 1813 के बाद 1858 तक के जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की लड़ाई होती है, उस तक के आप देखेंगे ब्रिटिश की पॉलिसी पूर्ण रूप से चेंज हो जाती है और उनका आक्रामक रवैया हो जाता है। उनका ध्यान इस बीच में रहता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा साम दाम दंड भेद लगा करके भारत के टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले। 1813 से पहले पॉलिसी कुछ और रहती है कि जब तक विपरीत परिस्थिति ना आए हम लोग को कंट्रोल में रहना है। इसीलिए तो बहुत सारे पॉलिसी आता है, रिंग फेंस की नीति बेलेजली का, उसके बाद आता है आपका ये सब्सिडरी अलायंस का पॉलिसी, ठीक है ना। ये सब पॉलिसी होता है कि आप डायरेक्ट रूप से लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन हमारा कंट्रोल आपके ऊपर रहेगा। इस पॉलिसी पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, एक चर्चा करेंगे लॉर्ड बेलेजली की पॉलिसी या ब्रिटिश पॉलिसी के पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो हम ब्रिटिश की इन सब मामले में पॉलिसी जो थी इस पर भी चर्चा करेंगे। इस पॉलिसी का कारण क्या था? उस समय तक ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय तक भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहती थी। ज़्यादा से ज़्यादा उसका ध्यान क्या था? राजनीतिक कंट्रोल से ज़्यादा ध्यान था उसका मुनाफा पे। और उसको लगता था कि भाई अगर ये भारत वाला मार्केट हमारा निकल गया ना तो फिर हम कहीं के ना रहेंगे, फिर तो हमको मुनाफा नहीं होने वाला, फिर जैसे बाकी देशों को हो रहा है उस तरीके से नॉर्मल मुनाफा होगा, बहुत ज़्यादा वाला मुनाफा नहीं होगा हमको। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात थी, क्योंकि आप देखेंगे कि हमेशा कोई भी चाहे स्थिति हो, ब्रिटिश की पॉलिसी आई है उसके फायदे के हिसाब से। ब्रिटिश चाहे कोई भी पॉलिसी लाए भारत में, चाहे वो पुलिस लाए, चाहे कॉर्नवालिस को बताया जाता है आधुनिक पुलिस का निर्माता या आधुनिक पुलिस का संस्थापक, उसी को बताया जाता है। थाना, डाक, चौकी, ये सब सारा कुछ कॉर्नवालिस ही किया। जुडिशियल सिस्टम भी कॉर्नवालिस लाया, बहुत सारा। उसके बाद आप देखेंगे कि कॉर्नवालिस, जब हम लोग अंग्रेजों की भूमि राजस्व नीतियाँ पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। तो बहुत सारी नीतियाँ लेकर आते हैं अंग्रेज, लेकिन ये जितनी भी नीतियाँ होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों का मुनाफा कैसे हो। तो इसे ध्यान रखिएगा, कहीं भी आंसर राइटिंग करें, कुछ भी करें तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों के पास में वाणिज्यिक उद्देश्य थे। उनके मुख्य रूप से उनका जो उद्देश्य था वाणिज्यिक कॉमर्शियल उद्देश्य था और व्यावसायिक उद्देश्य उनका मुख्य रूप से था, ठीक है। हर चीज के पीछे उनका वाणिज्यिक और व्यावसायिक उद्देश्य ही लगा पड़ा था। चलिए, आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपना प्यार और अपना आशीर्वाद जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में तो शेयर करें ही करें, साथ में आप भी सब्सक्राइब कीजिए और मजे लीजिए, पढ़ाई कीजिए, और क्या करना है। कोरोना है, बचकर रहिए। धन्यवाद।